नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और मैं हाजिर हूँ लेकर आपके लिए अरुण का 10 सेकेंड वाइडूम का अगला पार्ट। बेसिकली लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर मेरे बहुत बेहतरीन टॉपिक है और समझना बहुत टफ भी होता है इनको। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको आराम आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, मजा आएगा। फिर देखते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बेसिकली शब्द से आपको क्या समझ में आया। इसमें एक शब्द आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में जो समझ में आ रहा है, इसका मतलब है लिंक। ठीक है, लिंक करने की बात जब ये कर रहा है तो किसके लिंक की बात कर रहा है। बेसिकली ये कुछ जीन्स के लिंक होने की बात कर रहा है। बेसिकली जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो जीन्स के लिंकेज की ही बात करेगा। तो अगर इसके बैकग्राउंड से थोड़ा सा बात करें तो क्या कहती है कहानी। कह रहे हैं कि जब आपने मियोसिस को अच्छे से पढ़ा था, आफ्टर द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मियोसिस, आपने पढ़ा था भाई, मुझसे पढ़ा था मैंने, सेल और सेल डिवीजन पढ़ाया था जब। तो मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि फाइनली क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों होता है। क्योंकि भाई साहब जो हमारे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और इसी के कारण क्या होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो पाता है। ठीक है, बेसिकली जब मैं बात करता हूं मेंडल के नियमों की, तो मैंने मेंडल के रूल्स में सेकंड रूल जो बताया था, मेंडल के रूल्स में जो सेकंड रूल मैंने बताया था, या थर्ड आप कह सकते हो इसे। ठीक है, अगर आप 3 रूल मानोगे तो थर्ड कह लो। लास्ट वाला इसे हमने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या हमने कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं इसे हिंदी में। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता था कब होता था, F2 में होता था। बेसिकली जब हम क्रॉस कराते तो F2 में होता था। अब इसके होने का कारण कहाँ है, इसके बाद में अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे, मतलब हिस्ट्री इन द सेंस पहले हमने जो पढ़ा है उसमें देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, इस सेल डिवीजन में हमने जब मियोसिस पढ़ा था, मियोसिस बोले तो अर्धसूत्री विभाजन, इस मियोसिस को जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी अलग अलग पेरेंट के जो 2 क्रोमोसोम होंगे वो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी जैसे बेसिकली अगर बात किया जाए, ये हमारा एक क्रोमेटिड था, ये हमारा एक क्रोमेटिड था। तो बेसिकली इसके जो 4 फलक आपको नजर आ रहे हैं, ये चारों फलक एक दूसरे के लिए क्या है, होमोलॉगस है। अगला ये अलग सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए ये क्रोमोसोम है, अब ये वाला इसके लिए क्या है, नॉन होमोलॉगस है। इन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के कारण ही क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था। ठीक है, इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता था जिसके कारण क्या होता था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था बेसिकली। और इसी के कारण जो है हमारे सेपरेट होमोलॉगस क्रोमोसोम नजर आते थे। अच्छा, लेकिन बैटसन और पुनेट ने क्या किया, 2 साइंटिस्ट थे, एक थे बैटसन और पुनेट, एक का नाम था क्या, बैटसन एंड पुनेट। अब इन बैटसन और पुनेट ने क्या किया, 1906 में एक प्लांट है जिसका नाम है गार्डन पी। क्या नाम है, गार्डन पी। इस पर इन्होंने की रिसर्च। ठीक है, गार्डन पी पे रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने देखा कि 2 पेयर ऑफ एलील्स डज नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली द सिमिलर द इन्होंने देखा कि भाई साहब ऐसा, इन्होंने देखा कि 2 एलील्स हैं, पर्टिकुलर एक जीन, एक क्रोमोसोम पर 2 जीन पाए जा रहे हैं, उसमें एलील्स हैं। अब इन्होंने देखा कि वो अलग ही नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, अलग नहीं हो पा रहे हैं क्यों, क्योंकि उसमें नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो ही नहीं रहे, होमोलॉगस ही रह जा रहे हैं, नॉन होमोलॉगस के बीच में क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है, तो लक्षण परिवर्तित ही नहीं हो रहे। तो एज इट इज, जैसे पेरेंट में लक्षण थे सेम टू सेम जो है हमारे शिफ्ट हो जाते हैं कई बार बच्चों में। ठीक है, इसका रीजन जो है बैटसन पुनेट बेहतर से तरीके से नहीं बता पाए। ठीक है, और ऐसी ही एक चीज जो है हमारे टीएच मॉर्गन ने भी देखी। ठीक है, ऐसी ही एक चीज टीएच मॉर्गन ने देखी, ऐसी ही चीज किसने देखी, टीएच मॉर्गन ने देखी। कब, 1910 में, 1910 में। ये देख रहे थे भाई साहब जीव पे जिसका नाम है ड्रोसोफिला, जिसे आप कहते हो फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलैंगास्टर। तो बेसिकली गार्डन पी पर बैटसन पुनेट यानी प्लांट में पहली बार बैटसन पुनेट ने देखा कि 2 एलील्स हैं जिनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। और ऐसी ही कंडीशन ड्रोसोफिला में देखी टीएच मॉर्गन ने 1910 में। ठीक है, इन्होंने देखा जहां पर 2 जो क्रोमोसोम हैं, 2 यानी 2 जीन जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे जब पाए जा रहे हैं और वो अगली जनरेशन में भी एक साथ चले जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावनाओं को समझे आप मेरी हल्की, मैं एक बार सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो बेसिकली ये आप हैं, ठीक है, ये बेसिकली एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है।
ठीक है। इस क्रोमोसोम पर पर्टिकुलरली जीन पाए जाते हैं। एक ये जीन पाया जा रहा है ए, एक ये जीन पाया जा रहा है बी, ठीक है। बेसिकली इसको अलग अलग जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये एक ही क्रोमोसोम पर हैं, फिर ये क्या हुआ, ये दोनों एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जीन जो एक साथ अगली पीढ़ी में भी चले जाएं, उन्हें हम कहते हैं, ऐसे जीन क्या कहलाएंगे, ऐसे जीन कहलाएंगे लिंक्ड जीन। क्या कहलाएंगे, ऐसे जीन कहलाएंगे। क्योंकि ये आपस में लिंक हैं, अगली जनरेशन में भी साथ चले जा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम कह देते हैं लिंक्ड जीन। अब ये लिंक्ड जीन जो हैं, ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ चले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे जीन्स के ग्रुप को, ऐसे जीन्स के ग्रुप को हम क्या कह देंगे, लिंकेज ग्रुप कह देंगे। क्या कह देंगे, लिंकेज ग्रुप कह देंगे, बेसिकली लिंकेज ग्रुप कह देंगे, ठीक है। कुल मिला के इनके अंदर जो लिंकेज ग्रुप के अंदर जीन पाए जाएंगे, उनके अंदर क्या होगा, एक खासियत होगी कि वो अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाएंगे। बेसिकली इसे ही हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। लिंकेज अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं आपको, तो लिंकेज और कुछ नहीं है, सेम क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले दो जीन आपस में एक साथ ऐसा एक बॉन्ड बना लेते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जुड़ जाने के बाद वो अगली जनरेशन में भी एक साथ ही जाते हैं और वो पृथक नहीं होते हैं। उनके पृथक होने के लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार हो सकती है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। उसके विषय में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अब जो इन्होंने लिखा है लाइन बाय लाइन, वो आपको समझा देते हैं। जितना मैंने बोला है वही लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है। बेसिकली मैंने कहा आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ मियोसिस, जब आपने अर्धसूत्री विभाजन का बेहतर तरीके से अध्ययन किया तो आपको पता चला कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो क्यों होता है, बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्योंकि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, इसीलिए मियोसिस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फाइनली हो पाता है, ठीक है, स्वतंत्र अपविभजन हो पाता है। इट मींस टू कैरेक्टर्स हैव असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, दीज शुड बी लोकेटेड ऑन सेपरेट। कह रहे जब अलग अलग क्रोमोसोम पर पाए जा रहे होंगे तब जो है आसानी से वो असॉर्ट कर जाएंगे, अलग हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम appearance of new traits and combination of traits resultant in the law of segregation and independent assortment। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये उसी की अगली लाइन है, यहां से आगे बढ़ना है, ये लाइन खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। सेपरेट द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम अपीयरेंस, इसी के लिए नए लक्षण आप में पैदा हो पाते। बेसिकली अगर देखा जाए, जब आप पढ़ते थे जो है, बेसिकली ये मान लो एक क्रोमोसोम था, ठीक है, बेसिकली दूसरा ये क्रोमोसोम है, ठीक है। जब एक क्रॉसिंग ओवर होता था, इसी क्रॉसिंग ओवर के कारण एक ऐसा जीन डेवलप हो पाता था, ठीक है, जो कि नए लक्षण वाला होता था, ठीक है। लेकिन अगर ये ना हो पाए, जो है क्रॉसिंग ओवर के टाइम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉस ना ही करें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोई नया लक्षण पैदा ही नहीं होगा बच्चों में, ठीक है। जैसे माता पिता के लक्षण वैसे सेम लक्षण बच्चों में भी आ जाएंगे। तो यही ट्रेट्स हमारे जो सेग्रीगेट कर पाते थे, क्यों कर पाते थे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम की वजह से कर पाते थे। अगर ना ऐसा होता तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं नजर आएगा आपको। अब पहली बार, ये पहले तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में हमको बस इतना पता था, मेंडल ने बताया था, लेकिन पहली बार बैटसन और पुनेट ने 1906 में, मैंने कहा गार्डन पीपर खोज कर रहे थे, इन्होंने देखा कि 2 पेयर्स ऑफ एलील डिड नॉट असॉर्ट, के असॉर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही एक कंडीशन ड्रोसोफिला में टीएच मॉर्गन ने देखी, ड्रोसोफिला में टीएच मॉर्गन ने 1910 में देखी, कि यहां पर देखा कि बोथ द जीन्स वर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, देयरफॉर दे इनहेरिटेड टुगेदर। एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले दो जीन हैं, वो अगली पीढ़ी में भी एक साथ चले जा रहे हैं। इसका मतलब उनमें कोई भी सेपरेशन हो ही नहीं पा रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। सच जीन, ऐसे जीन्स को हम क्या कह देते हैं, लिंक्ड जीन कह देते हैं। और ऐसे जीन्स का ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है। सच जीन टेंडेंसी, इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि अगली जनरेशन में भी एक साथ इनहेरिटेंस कर पाएंगे, ठीक है। कुल मिला के लिंकेज को मैंने जब आपको समझाया तो मैंने कहा था एक चीज से आपको समझ लेना है लिंकेज को। किससे समझना है लिंकेज को? लिंकेज को आपको समझना था लव से, मैंने बताया था, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होंगे बेसिकली, ठीक है। लिंकेज को अगर आपने लव से समझ लिया तो कैसे समझना है लव से? देखो बच्चा, बेसिकली मैंने कहा लव, जब ये मान के चलो लिंकेज की टेंडेंसी और लव की टेंडेंसी देखना कहाँ कहाँ मैच कर रही है। एक ही जगह पर रह रहे हो आप साथ साथ, ठीक है, ये आप हो और ये आपकी प्रियसी है, ठीक है।
अब ये दो लोग जो है एक ही जगह पे रह रहे हो, एक ही जगह का मतलब क्या है, एक क्रोमोसोम पर रह रहे हो, एक ही क्रोमोसोम पर रह रहे हो, ठीक है। अब आपके बीच में जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना हाईली लव क्रिएट होगा, यानी उतना हाई लिंकेज क्रिएट होगा। यानी प्रभाव करने वाले कारकों में आप देखोगे सबसे पहले क्या आ गया, डिस्टेंस। डिस्टेंस जितनी कम होगी लिंकेज उतना हाई होगा। इसका मतलब है लिंकेज का विपरीत संबंध है किससे, डिस्टेंस से। डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज कम, डिस्टेंस कम लिंकेज ज्यादा। क्लियर। मोहब्बत में भी यही होता है, दूरी ज्यादा है भैया प्यार कम हुआ, दूरी कम है प्यार ज्यादा हुआ। पहला डाउट क्लियर है। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा ये क्या करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आप मोहब्बत हो गई है तो क्या होगा, कह रहे हैं 7 जन्म की मोहब्बत रखनी है, यानी नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ साथ जाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ साथ जाने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में साथ साथ जाने की टेंडेंसी होगी, इसे ही हम लिंकेज कह देते हैं। अच्छा भाई साहब, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे बात किया जाए, एग्जाम्पल में अगर बताऊं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं लिंकेज का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे लिंकेज हो सकता है 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का लिंकेज हो सकता है। एक को हम कहते हैं क्या, कंप्लीट लिंकेज। क्या कहते हैं, कंप्लीट लिंकेज। और एक को कहते हैं हम इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज। अब बेसिकली देखो जरा, ये आपकी है सच्ची मोहब्बत, जो करते हैं क्या, लड़के। भाई साहब लड़के लोग कहते हैं कि भाई साहब हमको क्या है, 7 जन्म वाला प्यार है। क्या है, 7 जन्म वाला प्यार है। 7 जन्म वाला प्यार का मतलब क्या है कि भाई साहब ये नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते रहेंगे, क्रॉसिंग ओवर के कारण ब्रेक नहीं होंगे। यानी लगातार ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव होते रहते हैं। ये वे 2 लिंक जीन हैं जो एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन में एक साथ जाते रहेंगे और कभी भी ये चेन ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसा लिंकेज कहलाता है कंप्लीट लिंकेज। लड़के मैंने क्यों कहा, क्योंकि एग्जाम्पल है मेल ड्रोसोफिला। क्या है, मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में पाया जाता है कंप्लीट लिंकेज। ऐसी कंडीशन में जो लिंक्ड जीन है जो आपस में एक क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं वो ऐसे लिंक हुए हैं कि एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी जनरेशन में मूव होते रहेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जरा ये देखो। ये एक जनरेशन, तो ये एक जनरेशन मूव करने के बाद क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट एक या 2 कह लो आप, 1 या 2 जनरेशन एक साथ मूव करने के बाद सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने का कारण 2 हो सकता है, एक होता है क्रॉसिंग ओवर, एक होता है रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के कारण ये क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। और ये ऐसी मोहब्बत करती हैं महिलाएं, इसीलिए एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फीमेल ड्रोसोफिला। कहती है भाई साहब हमको 7 जन्म वाला तो चाहिए नहीं, कह रही हमको भाई साहब 1 जनरेशन तक ठीक है, इसके बाद हम चलते फिरते नजर आओ, हम दूसरा देखेंगे, ठीक है। दिस इज इनकम्प्लीट लिंकेज। एक जनरेशन में एक साथ मूव करेंगी, हो सकता है 2 जनरेशन तक मूव कर जाए, लेकिन फाइनली वो सेपरेट हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के कारण, जैसा कि आपको देखने को मिल जाता है फीमेल ड्रोसोफिला में। एग्जाम्पल है फीमेल ड्रोसोफिला, इनकम्प्लीट लिंकेज। इतना आपको समझ में आ गया है, बता दो जरा, ठीक है। अब एक शब्द मैंने यहां पर आपको दिया था, लिंकेज ग्रुप। क्वेश्चन आता है लिंकेज ग्रुप, पूछा जाता है, जैसे मान लो आपसे पूछ ले व्हीट में कितने लिंकेज ग्रुप बनेंगे, व्हीट में कितने लिंकेज ग्रुप बन सकते हैं। लिंकेज ग्रुप आपको कुछ नहीं करना है, ग्रुप मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 जीन एक साथ। आपको क्या करना है, व्हीट में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, व्हीट में मान के चलो आपने कहा कि 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आपने कह दिया 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब लिंकेज ग्रुप की अगर मैं बात कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 21 लिंकेज ग्रुप बन जाएंगे। बात समझ में आई, कितने लिंकेज ग्रुप बन जाएंगे, 21 लिंकेज ग्रुप बन जाएंगे। बेसिकली इतना आपको ध्यान रखना है, हमेशा लिंकेज ग्रुप कितने बन जाएंगे, हाफ ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम ह्यूमन में बात करेंगे, ह्यूमन में लिंकेज ग्रुप की आप बात करते हो तो वहां पर अगर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो लिंकेज ग्रुप कितने बनते हैं, लिंकेज ग्रुप बन जाते हैं कितने, 24 लिंकेज ग्रुप। इसलिए क्योंकि भाई साहब 22 तो ऑटोसोम्स हैं, 22 जोड़ी, तो वो तो लिंकेज ग्रुप बना लिए 22, लेकिन एक्स और वाई अलग अलग क्रोमोसोम है, ये अलग अलग रहते हैं, इसलिए 2 और जुड़ जाएंगे। 46 क्रोमोसोम के बाद भी लिंकेज ग्रुप कितने बन जाते हैं, 24 लिंकेज ग्रुप बन जाते हैं। इतना आपको पता होना
चाहिए। सिर्फ ह्यूमन में ऐसा देखने को मिलेगा जहां पर जो है लिंकेज ग्रुप हमारे आधे से एक अधिक बनता है, यानी 2n+1 बन जाएगा हमारा, आधे से एक अधिक बन जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेज में कितने हैं तो 20 क्रोमोसोम मेज में पाए जाते हैं, यानी 10 लिंकेज ग्रुप बनेंगे। गेहूं में पूछेगा तो 21 लिंकेज ग्रुप बनेंगे। ह्यूमन में 46 हैं तो 23 बनने चाहिए, लेकिन 24 लिंकेज ग्रुप बनेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये तो हो गया लिंकेज। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं अलग अलग चीजों का प्रभाव, लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ चीजें इसमें लिखी हैं आपकी बुक में, कुछ नहीं लिखी हैं, कुछ एक्स्ट्राज में बताऊंगा। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारक, मैं इस पे बात कर लूं जरा। लिंकेज को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया है, पहला क्या है, डिस्टेंस। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। तो आपको पता चल गया। ये बताओ, अच्छा दूरी अगर ज्यादा है तो प्यार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूरी अगर ज्यादा होगा तो लिंकेज कम हो जाएगा। पहली चीज आपको समझ में आ गई, दूरी ज्यादा लिंकेज कम, यानी विपरीत संबंध है। दूसरा अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, गुस्सा। गुस्सा ज्यादा है तो प्यार क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएगा। गुस्सा ज्यादा करो प्यार कम हो जाएगा। ठीक है, तो गुस्सा ज्यादा लिंकेज कम। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा लिंकेज कम। तीसरा, अगर गामा रेज या एक्स रेज या गामा रेज ये हमारी कहीं पर नजर आती हैं, यानी ये आउटर फैक्टर्स हैं। बाहरी लोगों का इंटरफेयर ज्यादा कराओगे तो प्यार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्यार कम हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस बढ़ने पर लिंकेज कम होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर लिंकेज कम होता है, एक्स रेज और गामा रेज के बढ़ने पर भी लिंकेज कम हो जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूं, अच्छा ये जो एग्जांपल्स की मैं बात करूं, लिंक्ड जीन जो हैं हमेशा पृथक किससे हो सकते हैं, मैंने कहा क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन से पृथक हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ये बात आपको मैंने बता दी है। ठीक है, बेसिकली ये सारी लाइंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी नहीं लिखी हैं, बहुत सारी मैंने अपने पास से बताई हैं बेसिकली। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए क्रॉसिंग ओवर कितने प्रतिशत हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर कितने प्रतिशत हो सकता है, 0 से लेकर 50%। कभी भी क्रॉसिंग ओवर 50% से ज्यादा नहीं होगा। नॉन क्रॉस ओवर हमेशा कितना होगा, नॉन क्रॉस ओवर हमेशा कितना होगा, 50% से ऊपर होगा। 50 से 100% तक नॉन क्रॉस ओवर होगा, यानी क्रॉसिंग ओवर 0 से 50% तक हो सकता है। अच्छा, अब बैटसन और पुनेट ने जब पहली बार लेथायरस में ये चीज देखी थी, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो यार जो मतलब जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रकट की, उसका नाम इन्होंने दिया क्या, कपुलिंग एंड रिपल्सन। क्या दिया, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। क्या दिया, कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। अच्छा, तब अगर हम बात कर रहे हैं कपुलिंग की, तो कपुलिंग आप बेसिकली किसे कहेंगे और रिपल्सन किसे कहेंगे, ये हाइपोथेसिस किसने दी थी पहले तो ये जान लो। ये दी हमारे बैटसन और पुनेट ने। जब इन्होंने बेसिकली बैटसन और पुनेट ने जो है ये दिया था, बैटसन और पुनेट ने कपुलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि जब बैटसन और पुनेट ने क्या किया, जो हमारा गार्डन पी है, स्वीट पी है, जिसे आप लेथायरस ओडोटोरस कहते हो, इन्होंने क्या किया, एक पौधा देखा जिसका नाम क्या था, लेथायरस ओडोटोरस था, लेथायरस ओडोटोरस देखा। ठीक है, इन्होंने ये हमारा क्या है, एक्चुअली स्वीट पी है। ये क्या है, स्वीट पी है। ये स्वीट पी इन्होंने देखा, जब मीठी मटर देखी इन्होंने, इसमें इन्होंने जब क्रॉस करवा के देखा, बेसिकली इन्होंने जब इसमें क्रॉस करवा के देखा तो दो तरीके के जो है यहाँ पर नजर आ रहे थे फ्लावर। बेसिकली फ्लावर की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो एक फूल इनको नजर आया ब्लू कलर का, जिसमें डोमिनेंट बी कलर था, यानी कैपिटल बी हमारा क्या दर्शाएगा, ब्लू, और दूसरा इसी में स्मॉल बी हमको रिसेसिव हमेशा क्या दर्शाएगा, रेड दिखाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कैपिटल बी जहां भी दिख जाए वो ब्लू हो गया, स्मॉल बी जहां दिख जाए वो रेड कलर का फूल दिखाएगा। सेम पॉलन की अगर बात करूं तो लॉन्ग हमारा दिखाएगा कैपिटल एल, लॉन्ग पॉलन। ठीक है, लॉन्ग पॉलन दिखाएगा, और स्मॉल एल हमारा दिखाएगा क्या, राउंड पॉलन। क्या दिखाएगा, राउंड पॉलन दिखाएगा। ठीक है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब इन्होंने क्रॉस करवाया पहली बार कैपिटल बी
कैपिटल एल का क्रॉस करवाया किससे, कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल एल से क्रॉस करवाया। ठीक है, यानी ये हमको कैसा देखने को मिल रहा था, ये हमको ब्लू एंड लॉन्ग पॉलन दिख रहा था, ब्लू प्लस लॉन्ग। ठीक है, ये कैसा दिख रहा था, रेड प्लस राउंड। ये दोनों हमारे रेसेसिव हैं। पहली जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी दिखा और कैपिटल एल स्मॉल एल दिखा। ठीक है, ये दिखना चाहिए था बेसिकली। ठीक है, अच्छा मान लो ये दिखा हमको, क्या दिखा ये हमको, ब्लू एंड लॉन्ग ही दिखेगा। लेकिन जब हमने इसका क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया, बेसिकली क्या कराया, टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है F1 इंटू रेसेसिव, F1 इंटू रेसेसिव। आपने करा दिया रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस, बैक क्रॉस का एक एग्जांपल है टेस्ट क्रॉस। जब हम F1 को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, अब कोई भी बैक क्रॉस जब आप करवाते हो, बेसिकली कोई भी बैक क्रॉस नॉर्मली जब आप करवाते थे, बैक क्रॉस नॉर्मली जब आप करवाते थे तो रेशियो हमेशा क्या निकलना चाहिए, कोई भी बैक क्रॉस का रेशियो हमेशा क्या निकलता है, डाई हाइब्रिड होगा तो 1:1:1:1 निकलता था। ठीक है, तो 1:1:1 निकलना चाहिए था। लेकिन यहां पर जब आपने जो है क्रॉस करवाया टेस्ट क्रॉस, तो यहां पर जो रेशियो निकला, ठीक है, यहां पर जो पुनेट ने रेशियो निकाला, बैटसन और पुनेट ने जो रेशियो निकाला वो क्या निकला, पुनेट ने जो रेशियो निकाला वो निकला 1:7:7:1 का रेशियो निकला। और इसका मतलब है यहां पर आपने देखा कि दो ऐसे कैरेक्टर्स थे, जैसे मान लो यहां पर जो कैपिटल बी कैपिटल एल है, ये आपस में ऐसा लिंक्ड हो गए, या कैपिटल बी आपस में ऐसा लिंक्ड हो गए कि वो अगली जनरेशन में, बेसिकली अगली जनरेशन में क्या हुआ, एक साथ ही मूव करने लगे, उन्होंने अपना साथ छोड़ा ही नहीं। यानी कहने का मतलब आपने क्या देखा, यहां आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा लिंकेज। क्या देखा, लिंकेज देखा। अच्छा, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, जरा ये समझें आप बात। बेसिकली मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है, जब आप, ठीक है, तो क्लियर हो गया कि लिंकेज ऐसे होगा। बेसिकली जब कैपिटल बी में से कोई भी एक हो जाएगा तो ये ब्लू नजर आएगा। ठीक है, ब्लू नजर आएगा। अब ये कैपिटल बी अगर हमेशा लिंक हो जाए तो ऐसी कंडीशन सिर्फ एक देखने को आपको मिलेगी जब कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी होगा। ठीक है, यहां पर इन्होंने कैपिटल बी और स्मॉल बी लिंकेज कर लिया। अब दो प्रकार का इन्होंने जो थ्योरी दी उसका नाम क्या है, कपुलिंग एंड रिपल्सन। दोनों दो नाम हो गए, तो दोनों का अंतर क्या है, जरा मैं इसकी बात कर लूं आपसे। कपुलिंग क्या है, कपुलिंग का मतलब सीधा सीधा है कि जब पहली क्लास आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि डोमिनेंट, रेसेसिव, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, इसका नाम मैं बार बार लेता रहूंगा, आप लोग पहली क्लास नहीं देखे होगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कपुलिंग का मतलब है जब डोमिनेंट के साथ लिंक हो, या रेसेसिव के साथ लिंक हो, इसे हम बोलते हैं कपुलिंग। रिपल्सन दूसरा शब्द मैंने क्या कहा है, रिपल्सन का मतलब होता है विपरीत। विपरीत का मतलब क्या है, जब डोमिनेंट रेसेसिव के साथ और रेसेसिव डोमिनेंट के साथ लिंक हो जाए। ठीक है, ऐसा अगर आपको देखने को मिल जाए तो इसे बोलेंगे रिपल्सन। ये कपुलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस पहली बार दी थी बैटसन एंड पुनेट ने 1906 में। ठीक है, किस पे खोज कर रहे थे, स्वीट पी यानी लेथायरस ओइडोटायरस पे ये रिसर्च कर रहे थे। वहां पर इन्होंने जो है इसकी खोज की और टीएच मॉर्गन ने एक्सप्लेन, हालांकि इन्होंने इसका कारण नहीं बताया। ठीक है, ये हो रहा था लेकिन कारण नहीं बता पाए ये। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ये बैटसन पुनेट ने बता दिया लेकिन कारण नहीं बता पाए। और टीएच मॉर्गन ने उसके बाद 1910 में 1910 में जो है व्याख्या करके लिंकेज बताया। इसीलिए टीएच मॉर्गन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ लिंकेज कहते हैं, फादर ऑफ लिंकेज भी कह देते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जो है मैंने पूरा बता दिया, इसमें जितनी चीजें थी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, लाइन बाय लाइन आपका क्लियर कर दिया है, उससे ज्यादा बताया उससे कम नहीं बताया। ठीक है, अच्छा
अच्छा, इन आपस में जो लिंक्ड जीन होते हैं, इनको अगर हम एक साथ पढ़ने का प्रयास करें तो उसे हम लिंकेज मैप कहते हैं, या क्रोमोसोमल मैप, या जेनेटिक मैप कहते हैं। ठीक है, एक लाइन जो लिंक्ड जीन को एक साथ डिनोट करती हो उसे हम लिंकेज मैप या क्रोमोसोम मैप या जेनेटिक मैप के नाम से जानते हैं। बेसिकली लिंकेज हमारा क्या करता है ये भी जान लो। लिंकेज हमारा वेरिएशन यानी विविधताओं को कम करने का काम करता है। यानी जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, जो आपस में लिंक जीन है वो क्या हो जाते थे, अलग अलग हो जाते थे। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, यानी पर्टिकुलर ये हमारा जीन है, ये हमारा जीन है। ठीक है, ये दोनों एक में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये अलग चला गया, ये अलग हो गया। ठीक है, फीमेल से एक और आकर इसमें नया जुड़ गया, तो यहां पर क्या होगा, वेरिएशन यानी विविधता पैदा ही होंगी। अगर ऐसा ना हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, तो विविधताएं देखने को नहीं मिलेंगी, सब फोटोकॉपी नजर आएंगे एक दूसरे की। हमारे माता पिता की शक्लें हमसे विपरीत हैं क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉपर 100% लिंकेज हो जाता है तो आइडेंटिकल ट्विन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर एक दो जीन का लिंकेज हो जाता है, इसकी वजह से ही कुछ लक्षण हमारे माता पिता के हम में नजर आते हैं। यहां तक आप लोग क्लियर हो गए होंगे, आई होप बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर आपको लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का। ठीक है, जितना कुछ था इसमें मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपके सामने है सेक्स लिंक्ड और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। ठीक है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जरा इसको देखते हैं, आप समझो जरा बालक। बेसिकली कह रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं अ मोनोशियस, अ हर्माफ्रोडाइट, अ बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल आर इन सेम इंडिविजुअल, ऐसे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिले। F1 जनरेशन में इज ऑलवेज मेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बट इन dioecious female on the other individuals they may be two types of trait, or male and female reciprocal same। समझो, इनकी भाषा में अगर समझोगे तब तो हवा हवाई उड़ जाएगी। मैं अपनी भाषा में समझाने का आपको प्रयत्न करता हूं जिससे आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, ध्यान देना, देयर इज अ पेज, हम ओपन करेंगे इसको। मैंने कहा बेसिकली अगर आप बात कर रहे हैं, हम लोग पहले बात कर रहे हैं किसकी, मोनोशियस। शब्द मैंने लिया क्या, मोनोशियस। आप कहोगे मोनोशियस क्या है, मोनोशियस का मतलब है एक ही प्लांट पर, बेसिकली ये प्लांट है हमारा। ठीक है, इस प्लांट पर एक ये फूल पाया जा रहा है, एक ये फूल पाया जा रहा है, ये मेल है, ये फीमेल है, यानी एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं मोनोशियस। क्लियर। दूसरा मैंने कहा हर्माफ्रोडाइट, दूसरा मैंने क्या कहा, हर्माफ्रोडाइट बेसिकली। तो मैंने कहा ये प्लांट है, इसमें एक फूल है, इसी फूल के अंदर मेल प्लस फीमेल दोनों पाया जा रहा है। ठीक है, मेल प्लस फीमेल ऑन सेम फ्लावर अगर हो गया है तो ये हो गया हर्माफ्रोडाइट। सेम फ्लावर में है तो हर्माफ्रोडाइट, सेम प्लांट पर है बट डिफरेंट फ्लावर में है, सेम प्लांट है पर डिफरेंट फ्लावर है तो हो गया मोनोसियस। फूल अलग है, पौधा एक है तो मोनोसियस, फूल ही सेम हो गया तो हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, द कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेट ऑफ F1 जनरेशन इज ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। तो कह रहे हैं इसमें जो है जेंडर का बहुत फर्क कोई पड़ेगा ही नहीं। तब F1 जनरेशन में जेंडर का फर्क, जेंडर से फर्क नहीं पड़ेगा ऐसी कंडीशन में, तो सीधी सी बात है। लेकिन जब बात डायोसियस की होगी, लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डायोसियस। अब ये डायोसियस क्या है बेसिकली, जब हम बात करें डायोसियस यानी एक ये प्लांट है, इस पे हमारा मेल पाया जा रहा है, एक ये प्लांट है, इस पे हमारा फीमेल पाया जा रहा है, यानी मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट, दोनों अलग अलग प्लांट पर ही हैं, दोनों अलग अलग पौधों पर ही हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है ऑन डिफरेंट प्लांट। तब क्या होगा, दो तरीके के लक्षण, यहां पर दो तरीके के लक्षण देखने को मिलेंगे। एक में मान लो इसमें ए हमारा जो है वो क्या है, मेल है, और बी हमारा फीमेल है। ठीक है, पहले लक्षण जो आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस करवाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए, अगर ए को आप मेल मान ले रहे हो, ए को हमने क्या मान लिया है,
मेल मान लिया है और बी को हमने क्या मान लिया है, फीमेल मान लिया है। ये साइन है मेल और फीमेल का, इतना तो आप समझ ही गए होगे। ये वाला साइन मेल का होता है, ये साइन फीमेल का होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा, अब चाहे हम बी को इसमें मेल मान ले, ठीक है, और ए को फीमेल मान ले, कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई अंतर नहीं होगा, कोई परिवर्तन ना हो, डिफरेंसेस ही ना हो रेसिप्रोकल क्रॉसेस के। यानी जो रिजल्ट आपको ए को मेल मानकर और बी को फीमेल मानकर मिल रहा है, वही रिजल्ट आपको बी को मेल मानकर ए को फीमेल मानकर मिल जाए, तो इसे हम बोलेंगे क्या, सम ट्रेट्स डू नॉट शो एनी डिफरेंसेस इन द रेसिप्रोकल क्रॉसेस। ऐसे लक्षण हमारे कुछ लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, सेकंड दूसरे लक्षण क्या हो सकते हैं, सेकंड लक्षण क्या हो सकते हैं, बेसिकली दूसरे तरीके के लक्षण क्या हो सकते हैं, ये डिफरेंसेस नजर आएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस में अंतर नजर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आसान एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, दशहरी गुड़े नीलम आपने बनाया था, आम्रपाली वैरायटी है, ठीक है। वहीं नीलम गुड़े दशहरी जब आपने कराया और बनाया मल्लिका, अलग वैरायटी बन गई। मल्लिका और आम्रपाली दोनों अलग अलग वैरायटी हैं। रेसिप्रोकल में डिफरेंसेस आए, आम्रपाली और मल्लिका दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। ऐसे लक्षण रेसिप्रोकल में जो अंतर पाए जा रहे हैं वो देखने को आपको मिला। और कई बार ऐसे क्रॉसेस होंगे जहां पर आप मेल किसी को भी रख लो, फीमेल किसी को भी रख लो, कोई भी प्लांट का क्रॉस करवा लो, आप में कोई अंतर नजर ना आए। दोनों तरीके के लक्षण आपको देखने को बेसिकली मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, such traits which do not show any differences in the reciprocal class are located on autosome। ये लक्षण हमको जो परिवर्तन नजर नहीं आते हैं, ये हमको कहां होंगे, ये हमारे होंगे ऑटोसोम्स पर। बेसिकली ये कहां होंगे, ऑटोसोम्स पर जो लक्षण पाए जाएंगे वो बेसिकली कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, ऑटोसोम के लक्षण मेल और फीमेल में अगर मैं बात करूं तो क्या है, आपके दो आंखें हैं, फीमेल के भी दो आंखें हैं, क्रॉसेस हुए, बच्चा पैदा हुआ, उसकी भी दो ही आंखें होंगी, तीन नहीं हो जाएंगी। ये ऑटोसोमल कैरेक्टर हैं। आपके जितने भी सेक्स जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, ऑटोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं। आपके दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ हैं, आपके हाथ में 5 उंगलियां, उनके हाथ में 5 उंगलियां। मेल और फीमेल में जो अंतर नहीं होते हैं कोई भी, उन्हें हम ऑटोसोम्स बोलते हैं। और ये रेसिप्रोकल क्रॉस में भी कोई अंतर पैदा नहीं करेंगे बेसिकली, इसलिए ये ऑटोसोम्स पर नजर आएंगे। बेसिकली ये आपको बात क्लियर हो गई। अच्छा, लेकिन जो डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, यहां आपने देखा कि डिफरेंसेस शो कर रहे हैं, तो या तो वो एलोसोम्स पर हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस में जो अंतर नजर आ रहा है, ठीक है, अंतर नजर आ रहा है, तो या तो ये एलोसोम्स पर है, एलोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम पर, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम्स के ट्रेट्स यानी लक्षण हैं, ट्रेट्स हैं, या तो ये एलोसोम्स के ही लक्षण एलोसोम्स पर ही पाए जा रहे हैं, या इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स, या इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनके द्वारा, या इन्फ्लुएंस्ड बाय एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। या तो ये सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जा रहे हैं, या फिर ये सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर हैं, तभी ये रेसिप्रोकल क्रॉस में अंतर देखने को आपको नजर आएगा। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं, समझो जरा, द ट्रेट विच आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, कह रहे वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जा रहे हैं, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जाने वाले लक्षण हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उनके लिए हम लोग शब्द देंगे जो सेक्स क्रोमोसोम या एलोसोम पर पाए जाने वाले ट्रेट हैं, वाले ट्रेट्स यानी लक्षण हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। उसे हम क्या कह देते हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, यानी सेक्स के द्वारा प्रभावित होने वाले ट्रेट्स जो हैं वो सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हो गए। अच्छा, तथा जो उनके द्वारा, उनके मतलब सेक्स क्रोमोसोम द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट बोल देंगे, ठीक है। यानी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जो सेक्स क्रोमोसोम पर ही पाए जा रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम के कारण ही पाए जा रहे हैं, वो सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं।
और जो उनके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, उनके द्वारा ही पैदा किए जा रहे हैं, उन पर ही उनके ट्रेट्स नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ही प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें हम सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स बोल देते हैं बेसिकली। द ट्रेट हुज एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम ऑफ इंडिविजुअल हु कैरीज इट इन द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सच ट्रेट्स इज एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली एंड नॉट इन अदर। अच्छा, बेसिकली जो सेक्स लिंक ट्रेट्स होते हैं वो एक ही लक्षण पे नजर आएंगे, ठीक है। सेक्स लिंक ट्रेट्स जो हैं हमारे, ये सिर्फ एक में नजर आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेल और फीमेल में अगर देखा जाए तो बियर्ड का आना, दाढ़ी का आना, मस्टेच का आना, ठीक है, ये सब मेल के ही कैरेक्टर हैं, ये सेक्स लिंक ट्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्तनों का बड़ा होना, ये सब फीमेल के ही कैरेक्टर्स हैं, ये जो है सिर्फ सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं, क्योंकि ये सेक्स से ही डिफाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के कैरेक्टर हमारे सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम आ जाते हैं ड्रोसोफिला पे, जो हमको पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, समझो जरा, कुछ एग्जाम्पल्स की बात हम लोग करेंगे सेक्स लिंक ट्रेट्स में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस जिसे आप कहते हो क्या, इसे आप कहते हो वर्णांध्रता। क्या कहते हो? वर्णांध्रता। यानी ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, यह हीमोफीलिया है इंसानों में। कलर ब्लाइंड मैन जो है वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस नहीं पैदा कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेड और ग्रीन को अलग अलग करने वाला जो जीन है वह एक्स क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है। यानी एक्स क्रोमोसोम जिसमें भी जाएगा मेल फीमेल में, वहां पर ये लक्षण पैदा कर देगा। पहली बात एग्जांपल के तौर पे आप देख लो, ठीक है, बेसिकली। यानी अगर मैं बात करूं, देखो ये फीमेल है एक्स एक्स, ये मेल है एक्स एक्स। इन्होंने कहा देखो ये दोनों में, ये जो सी का मतलब ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, सी दर्शा रहा कलर ब्लाइंडनेस। अगर किसी कलर ब्लाइंड फीमेल की शादी कलर ब्लाइंड मेल से हो जाए, ये कलर ब्लाइंड मेल हुआ, ये कलर ब्लाइंड नहीं है, कैरियर है। देखो ये चीज समझना पहले, इसमें कुछ चीजें मैं बता देता हूं तो आपको समझ में आसानी से आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्स वाई, ये क्या है, नॉर्मल मैन है। क्या है? नॉर्मल मैन है। लेकिन एक्स के ऊपर मैंने सी लिख दिया, इसका मतलब एक्स डिजीज्ड है, तो ये हो गया कलर ब्लाइंड मैन। क्या हो गया? कलर ब्लाइंड मैन। आदमी में तो सीधा है, एक ही एक्स पाया जा रहा है, अगर वो डिजीज्ड है तो डिजीज्ड हो गया। लेकिन फीमेल में अंतर है, फीमेल में एक्स एक्स है मतलब नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है। लेकिन अगर एक्स सी एक्स है तो ये डिजीज्ड नहीं है, कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं है, ये क्या है, कैरियर, कैरियर है, कैरियर फीमेल है। ये ले के लक्षण चल रही, लेकिन इसमें लक्षण नजर नहीं आएंगे। वहीं जब एक्स सी यानी दोनों अगर ये लक्षण आपको दिख जाएंगे, दोनों एक्स जो है ऐसे हो जाएंगे, तो ये कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी, कलर ब्लाइंड फीमेल हो जाएगी। इसीलिए कलर ब्लाइंड के लक्षण फीमेल में ना के बराबर आपको नजर आएंगे, मेल में ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब माता पिता दोनों, यानी जो मदर है जो फादर है, दोनों बच्चे दोनों ही क्या हो, कलर ब्लाइंड हो, और उन दोनों के क्रॉसेस से जो है लड़की पैदा हो, उन दोनों के क्रॉसेस से लड़की पैदा हो, और उसमें भी ये वाला जो कैरेक्टर एक्स है यही फीमेल में जाए, ये वाला ना जाए, तब ही बच्ची जो है वो कलर ब्लाइंड पैदा होगी। ऐसे लड़कियां कलर ब्लाइंड ना के बराबर ही पैदा होती हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां देखो, इन्होंने कहा कि हम एक कैरियर महिला के विवाह हम करा देते हैं कलर ब्लाइंड मेल से, ठीक है। तो ये कलर ब्लाइंड फादर है हमारा, ठीक है, और कैरियर फ्रॉम द कलर ब्लाइंड मदर। ये कैरियर है क्योंकि इसमें एक ही एक्स पे सी बना है, दोनों पे बना होता तो ये भी कलर ब्लाइंड होती। अब ऐसी कंडीशन में आप देखोगे यहां पर जो पहला क्रॉस बना वो क्या बना, एक्स एक्स सी बना, तो ये भी कैरियर है। एक्स वाई बना ना, यानी नॉर्मल मेल बना, ठीक है। यहां पर एक्स सी यानी ये कलर ब्लाइंड फीमेल बनेगी, कलर ब्लाइंड फीमेल बनेगी। और यहां पर एक्स और वाई ये हमारा क्या बन जाएगा, कलर ब्लाइंड मेल बनेगा, ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल बनेगा। यानी जब हम आप कैरियर फीमेल मदर की कलर ब्लाइंड फादर से क्रॉस करवाते हैं तो वहां पर 50% चांसेस हैं, 25% चांसेस है कि बच्ची पैदा होगी, 50% चांसेस है कि कलर ब्लाइंड पैदा होगा, 25% चांस है कि मेल कलर ब्लाइंड होगा, 25% चांस है कि फीमेल कलर ब्लाइंड होगा, 25% चांस है कि नॉर्मल मेल पैदा होगा। नॉर्मल फीमेल पैदा होने के कोई चांसेस नहीं है, नॉर्मल मेल पैदा होने के कोई चांसेस नहीं है। कैरियर फीमेल पैदा होने के भी 25% चांसेस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हीमोफीलिया में भी सेम कैरेक्टर है, क्योंकि हीमोफीलिया में बस एक्स की जगह एच लिख दिया जाएगा, सारी चीजें सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। इन्होंने कहा है कैरियर वुमेन ट्रांसमिट डिजीज 50% टू हर सन। 50% बेटे कैसे हो जाएंगे, हमेशा 50% लड़का अगर हो रहा है तो 50% चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होगा अगर कैरियर फीमेल है तो, ठीक है, भले फादर जो है नॉर्मल हो,
ठीक है, भले फादर नॉर्मल हो फिर भी 50% चांसेस रहेंगे हमेशा। अब एक बात आती है नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन क्या है? आप लोग जब पढ़ रहे थे मुझसे एक एनाफेज पढ़े थे आप लोग मुझसे, जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ा रहा था, तो एनाफेज में आपने मुझसे एक चीज पढ़ी थी कि जो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पर मूव करते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने जब एनाफेज बताया था तो मैंने कहा मान लो ये आपके लक्षण है, ठीक है, ये थे, मैंने कहा था ये अपोजिट पोल पर क्या करेंगे, मूव करते हैं, टूट कर बीच से स्प्लिट करके मूव करते हैं। बाई चांस ऐसा हो जाए कि जो स्प्लिटिंग धागा है इसका, बेसिकली देखो होता कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। बेसिकली ये हमारी एक पोल है, ये हमारा एक पोल, ये हमारा, ठीक है। अब इससे ये किससे बंधे रहते हैं, ऐसे धागों से बंधे रहते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये क्या करते हैं अपोजिट पोल पे, यानी बेसिकली ये दो इधर मूव कर जाएंगे, ये दो इधर मूव कर जाएंगे, ऐसा होता है कि ये दो इधर मूव कर जाएंगे और ये दो इधर मूव कराएंगे, ऐसा हो जाएगा मान लो बाई चांस। लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाए कि नॉन डिसजंक्शन हो जाए, नॉन डिसजंक्शन वाला ये जो धागा था हमारा यही ब्रेक हो गया। ये धागा ब्रेक होने के कारण अब अगली जनरेशन में वैसे नॉर्मली जाना था ऐसा, ठीक है, नॉर्मली जो है ऐसा पहुंचना था, ठीक है, नॉर्मली ऐसा पहुंचना था, लेकिन हो कैसा गया, जब ये धागा ब्रेक हुआ तो ये भी हमारा क्या हुआ, इधर ही चला गया। अब इससे जो मीडिएटर लाइन बनेगी, इधर क्रोमोसोम देखो आपको बढ़ गए और इधर क्रोमोसोम हमारा कम पहुंचा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहां आप देखो, नॉर्मली जो हमारा क्रॉस होता, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया ड्रोसोफिला में, इन्होंने डिसजंक्शन दिखाया है। मान लो व्हाइट आई वाला जो हमारा एक क्या है, मैं आपको एक समझाता हूं एग्जांपल से, समझो, ध्यान दो। बेसिकली नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, मैं एक सफेद चार्ट पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं थोड़ा और आसानी से। नॉन डिसजंक्शन एनाफेज के टाइम पर अनदर पोल के टाइम पर जाकर जो स्पाइंडल फाइबर है वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके कारण जो है अपोजिट पोल पर पूरा पूरा क्रोमोसोम जितना मूव करना चाहिए था उतना मूव नहीं कर पाता है, यही नॉन डिसजंक्शन है, बेसिकली ये पता होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं नॉर्मली जब डिसजंक्शन होता है उसकी मैं पहले चर्चा करूं तो आपको समझ में आएगा। देखो बेसिकली आपके पास एक गैमीट है व्हाइट आइड, एक ड्रोसोफिला है जिसकी आंखें कैसी हैं, सफेद आंखें हैं। इसके क्रोमोसोम कैसे नजर आएंगे, एक्स डब्ल्यू, ये फीमेल है और कैसी है, आंखों सफेद आंखों वाली है। इसका क्रॉस अगर हम मेल से कराएं एक्स प्लस वाई से, ठीक है, ये कैसा है, रेड आइड है, ठीक है, एक्स प्लस रेड आइड है ये, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए, समझो जरा, इसका क्रॉस नॉर्मली जब हम कराते हैं तो यानी एक्स डब्ल्यू एक बार जाएगा, एक्स डब्ल्यू एक बार जाएगा, ठीक है, पुनेट वाला ही बना लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस एक बार जाएगा और वाई एक बार जाएगा, ठीक है। 4 तरीके के लक्षण बनेंगे, यानी यहां पर बनेगा एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस, यहां बनेगा एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस, यहां बनेगा एक्स डब्ल्यू वाई, यहां बनेगा एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है। ये हमारा कैसा बना, एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस, ये हमारा बना रेड आइड, क्यों बना, फीमेल बनेगी और रेड आइड बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको देखने को क्या मिला, एक्स डब्ल्यू वाई, ये कैसा बनेगा, मेल बनेगा। ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है, ये भी मेल है और ये भी रेड आइड फीमेल है, सेम चीज देखने को मिलेगी आपको 2 बार, ठीक है। यानी रेड आइड फीमेल बनेगी और मेल बनेगा तो हमारा व्हाइट आइड बनेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। सफेद आंख वाला मेल बनेगा और लाल आंख वाली फीमेल बनेगी, ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस यहां पर डोमिनेटिंग है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? फिर से मैं एक बार समझाने का प्रयास करता हूं, टफ चीजें हैं थोड़ा सा। मैं अगर ये एक्स डब्ल्यू दिखा रहा है व्हाइट कलर को और प्लस दिखा रहा है रेड कलर को, प्लस अगर एक भी पहुंचेगा तो लाल ही आंख बनेगी। अब दोनों एक्स एक्स यहां पर नजर आए आपको, एक डब्ल्यू एक प्लस, लेकिन प्लस हमारा दिख रहा है तो लाल आंख वाला जो है फीमेल बनेगी, ये भी लाल आंख वाली फीमेल बनेगी। दूसरा हमारा लक्षण एक्स डब्ल्यू वाई, जब वाई एक्स डब्ल्यू पहुंच रहा है इसका मतलब व्हाइट ही बनेगा और मेल ही बनेगा, तो व्हाइट मेल बन सकती है, या तो व्हाइट मेल बनेगा या तो रेड आंख वाला फीमेल बनेगी। ये क्लियर हो गया। ये हमारा ऐसी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है, नॉर्मल, जहां पर आपको डिसजंक्शन देखने को मिल रहा है। अब नॉन डिसजंक्शन कैसे होगा, देखो जरा, नॉन डिसजंक्शन में क्या होगा, नॉन डिसजंक्शन में जो ये दोनों कैरेक्टर थे, ये एक ही साथ मूव कर गए,
ये हमारे एक्स डब्ल्यू और दूसरा कॉलम रह गया खाली। दूसरा कॉलम क्या रह गया? खाली, कुछ इसमें नहीं रह गया। ठीक है, और ऊपर तो हमारा एक्स प्लस और वाई था ही। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस ये बना। ठीक है, यहां पर एक्स डब्ल्यू वाई बना, यहां पर एक्स प्लस, यहां पर वाई, ये सिर्फ बना। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आप देखोगे जो ये हमारा बनेगा एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस ट्रिपल एक्स हो गया, ये क्या बन गई? सुपर फीमेल। इसे हम बोलेंगे सुपर फीमेल। और कभी भी ये जिंदा नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ऐसे ही सिर्फ अकेला वाई है तो ये क्या करेगा? ये डेड हो जाएगा, कभी भी जीवित नहीं रहेगा, ये भी डेड हो जाएगा। ये हमारा जो एक्स प्लस कैरेक्टर बनेगा, ये रेड आइड जो है हमारा मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेड आइड मेल बन जाएगा। रेड आइड मेल बन जाएगा। और ये हमारा क्या बन जाएगा? व्हाइट आइड मेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्हाइट आइड मेल बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट आइड मेल बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप देखोगे ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। ये नॉन डिसजंक्शन है। नॉन डिसजंक्शन में क्या हुआ? एक्स डब्ल्यू दोनों अलग अलग होने की जगह एक ही साथ मूव कर गए। ठीक है, इसे हम नॉन डिसजंक्शन कह देते हैं। बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए था। नॉन डिसजंक्शन में देखो नॉर्मल कैरेक्टर इन्होंने दिखाया है, उसके बाद सेकेंडरी नॉन डिसजंक्शन, 2 बार नॉन डिसजंक्शन करवा के इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही हमको, अच्छा, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट की अगर मैं बात करूं, सेक्स लिंक तो आपको पता चल गया था। सेक्स इन्फ्लुएंस में अगर बात करूं, इन सम ऑर्गेनिज्म सम ट्रेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हॉर्न इन शिप, भेड़ में जो सींगें पाई जाती हैं, हॉर्न कैरेक्टर इज डोमिनेटेड इन द मेल रेसेसिव। इन फीमेल द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल बिलीव्ड इन द मेनली ड्यू टू द मेल फीमेल हॉर्ननेस। देखो, अगर ये H प्लस है तो हॉर्न मेल बनेगा, हॉर्न फीमेल बनेगी। H प्लस H है तो मेल हमेशा हॉर्न रहेगा, फीमेल लेकिन हॉर्नलेस हो जाएगी। अगर एक भी H प्लस नहीं कम हुआ, सिर्फ H पाया गया, तो फीमेल हमेशा हॉर्नलेस हो जाएगी। ऐसे लक्षण हमको किसमें? मेलनेस को बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी मेल आपका हमेशा कैसा? सींगों वाला होगा। फीमेल H प्लस दोनों लक्षण अगर आप उसमें होंगे हॉर्न वाले, तभी वो हॉर्न होगा, वह नहीं तो वो हमेशा क्या होगा? बिना सींग के नजर आपको आ जाएगा। ऐसे लक्षण हमारे किसके नजर आते हैं? सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के नजर आते हैं। और सेक्स लिंक ट्रेट क्या है फिर? तो जैसे एक प्रीमेच्योर बाल्डनेस, हमारा गंजापन हमेशा किसमें देखने को मिलता है? मेल में ही नजर आता है, फीमेल में नजर नहीं आता है। ये एंड्रोजेनिक लक्षण है, मेल में नजर आएगा। मिल्क प्रोडक्शन सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स है हमारा, वो भी हमारा फीमेल में ही नजर आएगा, मेल में नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे लक्षण हमारे सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स में कहलाते हैं, जो हमारे सिर्फ एक में नजर आए। ठीक है, दोनों में नजर ना आए। आई होप आपको मेरी क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और आपको मजा भी आया होगा क्लास को समझने में। थोड़ा टफ था, और जब लाइव नहीं रहती है टफ क्लासेस तो मुझे भी थोड़ा समस्या होती है, मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती चीजें, क्योंकि आपका रिव्यू नहीं मिल पाता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि 2-4 तरीकों से मैं आपको चीजों को एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि आप सभी को। धन्यवाद क्लास में बने रहने के लिए।